नमस्कार। अब हम बात करते हैं आज जो आजकल सबसे ज़्यादा मुकदमे जो आजकल न्यायालयों में आ रहे हैं, वो सबको पता है कि निर्विवाद रूप से वह पति पत्नी के संबंधों में आई खराबियों के कारण जो मुकदमे उपजते हैं वो हैं। और अब एक महत्वपूर्ण अदालत बन गई है फैमिली कोर्ट की, जहाँ पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते थे, वहाँ पे अब सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज पद के अधिकारी आना शुरू हो गए हैं। और एक एक कचहरी में, ज़िले में 3-3, 4-4 अदालतें फैमिली कोर्ट की मजबूरन बनानी पड़ी, क्योंकि इस तादाद से वो मुकदमे बढ़ रहे हैं। ये तो आपको सबको पता है कि वैसे नए अधिवक्ताओं को, छात्रों को, या हो सकता है कुछ अन्य लोगों को ना पता हो कि हम लोग कौन कौन से वाद योजित कर सकते हैं बच्चों के भरण पोषण के लिए, जब तक वह बालिग ना हो जाए या लड़की की शादी ना हो जाए। और पत्नी के भरण पोषण के लिए हर अवस्था में वो अब नहीं है। मैं बताऊंगा कि अगर पत्नी कमा रही है तो उसे खर्चा नहीं मिलेगा। ये कानून गलत तौर से समझा जा रहा है। घरेलू हिंसा होने पर महिला के क्या क्या अधिकार हैं, ये सब आपको पता है, लेकिन एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ है रजनीश बनाम नेहा की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने के बाद। मल्टीपल केसेस होते हैं अभी भी। एक तो 125 का होता है, एक दफ़ा 13 का होता है, या 9 का होता है, या 11 का होता है, या 12 का होता है, या 13B का होता है। फिर उसमें 24, 25 और 26 सब के सब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हैं। धारा 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, 11 टू गेट मैरिज डिक्लेयर्ड एज void ab initio, 12 टू गेट एनी मैरिज डिक्लेयर्ड एज इलीगल voidable, जैसे कहते हैं। 13 में तलाक एज पर दी कंडीशंस लेड डाउन हिंदू मैरिज एक्ट, और 13B में कॉन्स्टेंट से। इनके साथ जुड़े होते हैं धारा 24, धारा 25 और धारा 26 के मामले। 24 दौराने विचरण, जब तक 9, 10, 11, 12, 13 हिंदू मैरिज का कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, उस दौरान कोई भी पक्ष खर्चा मांग सकता है दूसरे पक्ष से, ये दिखा के कि उसकी स्थिति मुकदमा लड़ने की नहीं है, मुकदमे में खर्चा करने की नहीं है, वकील करने की नहीं है, और तारीख पे अदालत पे आने की नहीं है। तो पेंडेंट लाइट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट केस, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो खर्चा बांध सकती हैं, उसके वकील का खर्चा दे सकती हैं, उसको हर तारीख पे आने खर्चा सकते हैं, और भरण पोषण का खर्चा उसको भी दे सकती हैं। और अगर बाल बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए भी उसमें निर्धारित किया जा सकता है खर्चा। वो आगे बताऊंगा। और धारा 25 में ये है कि जब 9, 10, 11, 12, 13 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा तय हो रहा हो, तो तय करते समय परमानेंट एलिमोनी जिसे कहते हैं, एक मुश्त धनराशि अदालत चाहे तो दे सकती है, आदेश कर सकती है देने का किसी पक्ष को, और या फिर मेंटेनेंस की तरह कह सकती है कि हर महीने इतना पैसा दिया जाए। 26 में हिंदू मैरिज एक्ट में भरण पोषण बच्चों का है ही, और साथ में बच्चों के पढ़ाई का खर्चा, उनकी कस्टडी, उनके एजुकेशन एक्सपेंसेस, ड्रेसेस के एक्सपेंसेस सब उसमें क्लेम किए जा सकते हैं बाई द आइदर पार्टी। अब आते हैं
ये तो आ गए फैमिली कोर्ट्स के मामले। इसमें एक और है, हिंदू HMA एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट 1953 का है। उसके अंतर्गत भी लड़की की शादी तक के लिए जो शादी में खर्चा होता है, हो सकता है, होने वाला है, और अगर उस कोई पक्ष उस खर्चे को, जिसके साथ वो बच्चा रह रहा है, या बच्चा लड़की खुद अपने आप अपने पिता से या माता से वो खर्चा मांग सकती है, जो शादी में खर्चा होता है, जो रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है, जो बैंकेट हॉल का वगैरह वही मांग सकती है। वो कानून की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 125 CRPC, उसमें वृद्ध माँ, वृद्ध पिता, पत्नी और बच्चे, लड़का जब तक बालिग ना हो जाए, लड़की जब तक शादी न हो जाए, तब तक अपना खर्चा मांग सकते हैं। 125 CRPC का है, टेम्पररी व्यवस्था है ये, एमरजेंसी केसेस ऑफ इमरजेंसी की, ताकि कोई महिला, कोई बुजुर्ग माँ बाप या बच्चे बिल्कुल आर्थिक कमी कारण अपना भरण पोषण ना कर पाए, तो उनके लिए इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है। ये परमानेंट साधन नहीं है। परमानेंट साधन तो सिविल प्रोसीजर कोड में होता है, और वो हिंदू भाई एक्ट वगैरह है, HMA में है। इस बात को जान लीजिए कि 125 टेम्परेरी व्यवस्था है, जिसको हम लोग परमानेंट व्यवस्था की तरह मान रहे हैं। एक इमरजेंसी की व्यवस्था थी वो खाली, उसमें भी बाद में एक रूलिंग आ गई थी। वो नॉर्थ ईस्ट की कहीं का केस था कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी अंडर 125 CRPC इंटरिम भत्ता दिया जाएगा, जो पहले व्यवस्था ऐसी नहीं थी। साथ में अदालत ये भी निर्धारित करती थी कि ये जो खर्चा है, ये फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट है अंडर 125 CRPC, या फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट है। वो मजिस्ट्रेट और जजेस की मर्जी रहती थी। साथ में डिवी एक्ट आ गया। डिवी एक्ट में चाइल्ड कस्टडी भी है, वो भी इमरजेंसी पावर्स है। प्रोटेक्शन ऑफ ए लेडी और ए विक्टिम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस आया, उसमें के लिए व्यवस्था बनी, उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए जो अब तक शायद नहीं हुए हैं। प्रोफेशनल ऑफिसर होते हैं और सब होते हैं, वो महिला की सुरक्षा डोमेस्टिक वायलेंस से करने के लिए उसमें सक्षम है, मेंटेनेंस दिलाने के लिए सक्षम है। राइट टू लिव इसमें नया आ गया है, और टेम्परेरी कस्टडी ऑफ द चाइल्ड भी डिसाइड हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस में। मैं फिर कर रहा हूँ कि टेम्परेरी कस्टडी परमानेंट के लिए तो आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। बड़ी बहुत गलत मिथ है कि यहाँ से तय हो जाती है। और राइट टू रेसिडेंस आ गया है इसमें। पत्नी को अधिकार है कि अगर पति उसे अपने घर पे नहीं रखता, या जिस मकान में शादी के बाद हो रही है, सास ससुर का और किसी का, अगर वहाँ पे उसको रखते नहीं, निकाल देते हैं, तो उस पत्नी के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी वैसा ही मकान, उतना हिस्सा जितने में वो रह रही थी, जिस पर रहने की इंटेंडेड थी शादी के बाद, जिस मकान में, ससुराल के मकान में, उतना ही मकान आप उसको लेके देंगे, किराए पे लेके देंगे या खरीद के देंगे, ये न्यायालय तय करेगी। साथ में जो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की गई है, मार पिटाई, तंग परेशान किया गया है, बेइज्जती की गई है आपके साथ शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअल शोषण किया गया है, उसका भी खर्चा दिया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस में, अपार्ट फ्रॉम दी मेंटेनेंस। और महीने का मेंटेनेंस आपका भी, महिला का भी, बच्चों का भी, ये सब दिया जाएगा उसमें। और कस्टडी भी उसमें तय हो जाती है। और एक अधिकार उसमें और पैदा हो गया है कि बच्चे को मिलने के लिए विजिटिंग राइट मदर या फादर, जिसके पास बच्चा ना रह रहा है, वो दिए जाते हैं इसमें। और जो बाकी मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह है, वो दैट इज सब्जेक्ट टू दैट राइट, विजिटिंग राइट। बच्चे को अदालत कह सकती है 2 दिन, अगर बाप के पास है तो माँ के पास रहेगा, हफ्ते में या महीने में, या साल में 1 महीना, 2 महीने, वो न्यायालय तय करेगी, उसको आपको मानना पड़ेगा। अदरवाइज जो खर्चे वाला केस है वो आपका कमजोर पड़ जाएगा। अब मैं बताता रजनीश और नेहा वाला केस क्या है। पहले अलग अलग अदालतों में
मुकदमे होते थे, 125 में मुकदमा किया, खर्चा बन गया। डोमेस्टिक वायलेंस में मुकदमा किया, वहाँ खर्चा बन गया। फैमिली कोर्ट में मुकदमे किए 24 के, वहाँ खर्चा बन गया। HAMM में मुकदमा किया, वहाँ खर्चा बन गया। अब उसको एकीकरण कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ये आ गया है व्यवस्था, ये आ गई है कि जिस न्यायालय से आपका पहली बार भरण पोषण का खर्चा बंधा है, अगर आप भरण पोषण की कोई और कार्यवाही कर रहे हैं तो उसमें उसका हवाला देना अनिवार्य है। अगर वो आप नहीं देंगे तो आपका दावा खारिज हो जाएगा। दूसरी व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो ये दी है, सबसे महत्वपूर्ण है, कि जिस न्यायालय ने एक बार खर्चा बांध दिया है, इंटरिम खर्चा डोमेस्टिक वायलेंस में या 24 में, उसमें तो उसको बढ़ाने का या कम करने का अधिकार उसी न्यायालय को है, दूसरा न्यायालय से समानता वो नहीं होगा। ये तो स्थापित तथ्य है कि खर्चा अगर एक जगह से बंधा है, 2 जगह से बंधा है, तो पहले भी होता था कि जो ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा, जो कम होगा वो नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कोर्ट ने 3000 तय किया, दूसरे 5 किया है, तो 5000 मिलेगा और 3000 वाला अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। उसमें सबसे प्यारी व्यवस्था ये आई है कि पहले लोग छुपा लेते थे कि नौकरी, पति कहता था कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, या पत्नी कहती थी मैं नौकरी नहीं करी, चोरी छुपे नौकरी करते थे वो लोग, और छुपा करके नाजायज तरीके से पैसा वसूलने की नीयत से वो तथ्य छुपा के कि वो नौकरी कर रहे हैं, झूठ बोल करके वो खर्चा देने से बच जाते थे। या अगर पत्नी नौकरी कर रही है तो खर्चा ले लेती थी ये तथ्य छुपा के कि नौकरी कर रही है। अब वो उसमें सबसे बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है, एक अनिवार्य शपथ पत्र देने का दोनों पक्षों को देना पड़ेगा। उसमें उसको लिखना पड़ेगा, सारे तथ्य लिखने पड़ेंगे। पूरा सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट एफर्ट दिया है, सलाम है सुप्रीम कोर्ट को, उस रूलिंग को। आपको अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी, आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताना पड़ेगा, आपकी सैलरी क्या है बतानी पड़ेगी, आपको सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स अदालत मांग सकती है, अदालत आपका PPF का अकाउंट मांग सकता है। आप अपनी आय नहीं छुपा सकते, आप अपनी नौकरी नहीं छुपा सकते। अगर आप कोई बात छुपाते हैं तो दूसरे पक्ष को न्यायालय का अधिकार है कि सेक्शन 91 CRPC में वो डॉक्यूमेंट, जैसे PFI या आपका पैन नंबर है या बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं या आधार कार्ड, हर एक चीज है आजकल, उससे सारी आपको डिटेल्स पता की जा सकती है। तो इसलिए अब आप छुपा सकते हैं नहीं कि अदालत तो पहले नहीं कर सकती थी, अब तलब कर सकती है। आधार कार्ड भी थे, इनकम टैक्स रिटर्न भी, एंड क्या कहते हैं PPF अकाउंट भी, और आपका पैन कार्ड वगैरह, आपके बैंक डिटेल्स, आपके FDs वगैरह। अब आपको इसमें यहाँ पे दोनों पक्षों को देना पड़ेगा कि आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा है, आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा है, आप नौकरी के अलावा कहीं और से क्या कमा रहे हैं, आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी से क्या किराया आ रहा है, दोनों पक्षों को देना पड़ेगा। आप जो पैसा आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिला है, जो हिस्सा मिला है प्रॉपर्टी में, मकान में, पैसे में, वो सब FDs में आपका क्या क्या पैसा जमा है, यह आपको एक एफर्ट देना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, अच्छी बात है कि दोनों पक्षों का बचाव भी हो उसमें। जो आपकी लाइबिलिटीज है वो भी बताएंगे आप। लाइबिलिटीज मतलब जैसे आपकी तनख्वाह है, आपकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए, लेकिन आपका उसमें इनकम टैक्स कट रहा है, आपका उसमें PPF कट रहा है, आपका उसमें हाउसिंग लोन कट रहा है, आपका उसका व्हीकल लोन कट रहा है, आपको कन्वेंस से जो खर्चा होता है आने जाने में, आपको रेंटल हाउस में क्या किराया देना पड़ता है, आपने कोई चीज ली है लोन पे ले रखी है, उसका कितना EMI जा रही है, वो सब आप बताएंगे न्यायालय को। उसके बाद ये बताएंगे कि आपके मदर, आपके फादर, आपकी कोई सिस्टर, विडो, अनमैरिड, या आपका कोई भाई जो दिव्यांग है, आपके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, किसी का मेडिकल इलाज हो रहा परमानेंट, वो सब लिखेंगे। और उनको देखने के बाद ही जो आपके पास बच रहा है अपनी लायबिलिटी से मुक्त होने के बाद, उसके आधार पर खर्चा बढ़ेगा। ये नहीं कि आपकी तनख्वाह 2 लाख है तो 50,000 60 लाख बच जाएगा, 30,000 तो 8,000 बच जाएगा, 10,000।
आपकी सारी लाइबिलिटीज, आपकी सारी जिम्मेदारियां वो भी न्यायालय देखेगा। हालांकि हम लोग हमेशा, मैं तो हमेशा उन लाइबिलिटीज को लाता था पहले अदालतों में, हर वकील लाता होगा कि हमारे खर्चे ये वाले भी, हमारे तो जो कैरी होम है वो ये है, हमारे सब्सिस्टेंस में अपने को जिंदा रखने के लिए भी हमारे खर्चा है, हमारे ऑफिस इतनी दूर है, हमें वहां जाना पड़ता है। जो दूसरा पक्ष है वो घर बैठता है खाली, उसका कोई खर्चा नहीं है, ना कन्वीनियंस में ना किसी चीज में। तो वो सारी बातें अब आ गई हैं, बहुत व्यापक कानून है, हम 2-4 मिनट तक बता सकते नहीं। ये सारी बातें हैं। रजनेश बनाम नेहा वाले केस ने बहुत आसान कर दिया है मामला। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि जैसे आप सब्जी में ज़्यादा मसाला डाल देंगे ना, कितनी बड़ी सब्जी क्यों ना हो, ज़्यादा मसाला सब्जी को खराब कर देता है। ये झूठे मूठे एलिगेशन सीधे सीधे सत्य लेके आइए। क्यों 498 में भी 3 साल की सजा है। अगर आपको चोट पहुंची है, शारीरिक चोट पहुंची है, अगर आपका अंग भंग हुआ है तो उम्र कैद तक है उसमें। अगर आपकी हत्या का प्रयास किया गया है तो 10 साल से उम्र कैद तक उसमें भी है। अगर आपकी हड्डी टूटी है तब भी उसमें 7 साल तक की सजा है। अगर आपको किसी ने धारदार हथियार से मारा है, पति ने, उसके शिकारों ने, तब भी सजा 7 साल की है, 3 साल की है, सॉरी 324 में। और चाटा भी मारा है तब भी सजा है उसमें, कुछ महीने की होगी या कुछ फाइन होगा। 352 अगर आपके साथ धक्का भी दिया है तब भी अपराध है। तो अपराध आप वही अदालत में लेके आइए जो आपके साथ वाकई घटित हुआ है। डॉक्टर से फर्जी सर्टिफिकेट, अगर डॉक्टर फर्जी सर्टिफिकेट देने में माहिर हैं, अगर सीएमओ फर्जी सर्टिफिकेट देने में माहिर हैं, तो वकील भी ऐसे डॉक्टरों की खाल उधेड़ने में न्यायालय में आने के बाद सक्षम है। अगर वो लोग पढ़े लिखे हैं तो अधिवक्ता भी पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है वकीलों को हाउ टू सेपरेट चेफ फ्रॉम ग्रेन। बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। बलात्कार तक के केस फर्जी बनाए जा रहे हैं सिर्फ चंद डॉक्टर, नीच और लालची डॉक्टरों के द्वारा। दलाल घूमते हैं सिविल हॉस्पिटल्स में, बलात्कार तक के केस बनाए जाते हैं। लेकिन अगर वकील समझदार है, अधिवक्ता को ज्ञान है, तो खाल उधेड़ देगा ऐसे फर्जी के। क्योंकि मैं फिर देखिए, पीड़ित आप हैं तो जितनी पीड़ा हुई है उतना क्लेम कीजिए। आप ज्यादा नमक मिर्च लगाएंगे, 323 में सजा आसान है, 324 में सजा आसान है, 352 में सजा आसान है, 307 में सजा मुश्किल से होती है, आपको साबित करना पड़ेगा। तो उतना ही लेके चलिए, बिल्कुल निश्चित रहिए, न्याय मिलेगा। 498 में सजा अगर आपको उत्पीड़न किया गया, छोड़ दिया गया, तो आपको खर्चा मिलेगा। आप एंटाइटल्ड उसके लिए, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए खर्चा आपको मिलेगा, आपको भरण पोषण मिलेगा, एलिमोनी के मिलेगा, पेंडेंट लाइट मुकदमा मिलेगा, सब मिलता है। लेकिन ये कहानियां बनानी, फर्जी बनानी, उससे आपका मुकदमा कमजोर होता है। मैं हर अधिवक्ता से भी निवेदन करूँ, जो नए नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि प्रयास करें फैसले का। अगर भी अभी भी झगड़ा हुआ हल्का सा, सुलझाने की कोशिश करें। यह ना हो कि आप ससुर पे या देवर पे या जेठ पे बलात्कार का आरोप लगा दें और लड़की की जिंदगी तबाह हो जाए। जो फैसले हो सकते थे, लड़के का घर बन सकता था, वो आपकी वजह से या हमारी वजह से टूट जाए। तो ये प्रक्रिया है जो हम लोग को आज अपनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि घरों को टूटने से बचाए, क्योंकि जब एक कमरे की एक दीवार काली होती है तो तीनों दीवार पे फर्क पड़ता है, पूरे दोनों परिवार बिगड़ते हैं, जिंदगी खराब हो जाती है ऐसे मुकदमों से। उस बच्चे की सोचिए जो सिंगल मदर या सिंगल फादर पेरेंट वाला बच्चा हो, क्या उसके साइकोलॉजिकल, अब एक आधा बच्चा निकल जाता है, उसकी साइकोलॉजी आप पढ़े, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है। बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए, मिलना चाहिए। जब कतई बिल्कुल असंभव हो जाए साथ रहना, तब ये कीजिए, कोशिश कीजिए कि लड़का भी निभाए, लड़की भी निभाए, लड़के के माँ बाप भी निभाए, लड़की के माँ बाप भी निभाए। और लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप तब तक दूर रहें जब तक परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। कभी नहीं बिगड़ेगी अगर माँ बाप इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो बिल्कुल मेरा मानना है कि स्थिति बिगड़ती नहीं है। जहां माँ बाप ने दखल दिया तभी मामला बिगड़ता है। धन्यवाद।